अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं शफक शहजाद। न्यूज़ रूम के आगाज़ में बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की, जिन्हें रिलीफ मिलने की एक उम्मीद जागी है। 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की FIA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जबकि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने भी उनकी जेल में सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू किया है। उनको खदशा है कि शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। इन तमाम केसेज और मामलात पर मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लेंगे। मईशत के हवाले से भी बात होगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी कि किन शराइत पर अमल हो चुका है। IMF ने हिदायत कर दी है, जबकि क्रैकडाउन और गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ भी इस वक्त कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। बिल्कुल, और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इसको भी जानेंगे। और जनाब, टिकट कटवा ली गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं। इस्तकबाल की तैयारियां, कानूनी टीम की मुशावरत और नून लीग के जलसे में मरियम नवाज की गुफ्तगू पर भी आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे। खेल के मैदान का रुख भी करेंगे। पहली शिकस्त के बाद कल टीम दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है। क्या तैयारियां, इस पर भी बात करेंगे। दीगर खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलने की उम्मीद के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज सामने सुना गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुतल्लिका अदालतों को केसेस दोबारा सुनने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ट्रायल कोर्ट 9 जमानत की दरख्वास्तों को दोबारा सुने। चेयरमैन PTI की 6 जमानतें सेशन अदालत और तौहीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थीं। तो बेसिकली 6 दरख्वास्तें एक तरफ और 3 दरख्वास्तें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हैं। तो ये कुल मिलाकर 9 दरख्वास्तें हैं और ज़मानत के ये मामला जिन्हें लोअर कोर्ट्स ने रिजेक्ट किया था कुछ अदम पैरवी पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनी गई। और अब इन तमाम मामलात को लोअर कोर्ट्स को दोबारा कहा गया है कि सुना जाए। जी हाँ, दूसरी जानिब FIA की साइफर केस के समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स ये कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले कि हम तो आज तैयारी कर कर आए थे कि समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर कैसे आते हैं। प्रोसिक्यूटर शाखावर एडवोकेट ने जवाब दिया, साइफर ईमेल या। और दूसरी जानिब चेयरमैन PTI को जेल में सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने जेल में सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि माजी के कैदियों की तरह चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मिलावटज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दरख्वास्त में ज़िम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन PTI को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम करने की भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो अटक जेल से अडियाला जेल आने के बाद अब जो ही आप कह लीजिए कि एक्सेस बढ़ा है और रसाई कुछ आसान हुई है, तो कहा जा रहा है कि वॉक की भी इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ जो खालिस खुराक है उसकी भी इजाज़त दी जाए। तो इस सिलसिले में अहलिया ने अदालत से रुजू किया है। लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर शिकवे शिकायतें जेल इंतज़ामिया से हो रहे हैं। फैज़ाबाद धरना केस इंतहाई आम नौयत का मामला, जिसमें एक बड़ा ही अहम सवाल पूछा गया कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं। अब इसकी जो समाअत हुई थी 27 अक्टूबर तक, इस सिलसिले में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता 28 सितंबर की जो समाअत थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 4 सफ़हात का यह हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। तो अब देखना यह कि जो मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी उसमें क्या होगा। दूसरी जानिब अगर हम शेख रशीद की बात करें तो शेख रशीद को एक और हफ्ते में पेश ना करने पर मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान के रिमार्क्स। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा कि शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ पर हैं। आप अदालत को लिख कर देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे, सवाल पूछा गया। RPO रावलपिंडी ने 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा की, तो जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार के वकील के कहने पर मजीद 7 दिन की मोहलत देता हूँ। तो 15 दिन का तो वक्त नहीं मिला, अलबत्ता 7 दिन का वक्त है। इसमें कहा गया कि शेख रशीद को आप पेश करें, वरना फिर ये लिख कर दें, बताएं
कि आखिर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हैं कहाँ। दूसरी तरफ इसी से मिलता जुलता मामला, लेकिन इसमें यह पता है कम अज़ कम कि परवेज़ इलाही कहाँ है, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद बुवा हिफाजत जब घर नहीं पहुँच सके तो तौहीन अदालत का केस शुरू हो गया। और DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने इस सिलसिले में आज गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जवाब जमा करवाया गया। लिखा, परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने से मुताल्लिक़ अहकामात के बारे में इल्म नहीं था। IG इस्लामाबाद ने भी अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जहां पुलिस की जो टीम थी, पुलिस के अफसरान थे, वो लाहौर हाई कोर्ट से परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह बाहिफाजत छोड़ने जा रहे थे कि इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और मुतल्लिका अफसरान अब अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद एक और अहम मामला हमने देखा था कि एक निजी टीवी प्रोग्राम में लड़ाई हुई थी, तो उसी सिलसिले में अब तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा भी दर्ज है। निजी टीवी के शो के दौरान वकील शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान झगड़ा हुआ था, लाइव ये झगड़ा हुआ था, और उसके बाद अब ये अपडेट, ये नई पेशरफ्त ये है कि जो ज़मानत की दरख्वास्त थी शेर अफजल की, वो मंजूर कर ली गई है अदालत की जानिब से। गिरफ्तारी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी जिस पर यह अहम पेशरफ्त हुई है। आपको एक और अहम मामले के हवाले से आपको बताएं कि FIA की साइफर केस के समात इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स ये कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी, हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। क्या मामला, इस पर बात करते हैं हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पीर आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, इस सारी अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा ज़रा। देखिए, साइफर केस की समाअत जो है वो इन कैमरा होगी। इसमें दरख्वास्त ज़मानत जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब उस दरख्वास्त पर समाअत जो है इन कैमरा होगी या नहीं, इस नुक्ते पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। आज दूसरी बार ये फैसला महफूज किया गया। आज से 7 रोज़ कबल पीर के रोज़ ही ये फैसला महफूज किया गया था, और उसके बाद आज दोबारा जो केस है वो कॉल किया गया और केस दोबारा लगाया गया, और उसमें कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि कुछ कानूनी नुक्ते हैं जिनमें मावनत के लिए केस जो है वो फिक्स किया गया है। लिहाजा आज दोबारा इस केस को सुना गया। शाह खावर जो FIA प्रोसिक्यूटर है वो अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अदालत में पेश करना चाहते हैं जिससे जो बाहर के ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इस हवाले से जो केस की समाअत है वो इन कैमरा होनी चाहिए, ये इस्तदा की गई। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये दरख्वास्त जो है FIA की जानिब से दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद आज उस पर समाअत हुई और फैसला महफूज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इसके दरख्वास्त पर समाअत हुई, और सलमान सफदर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल जो है वो भी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट, साइफर केस में जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस हवाले से अदालत की मावनत की गई, जिसके बाद फैसला जो है महफूज कर लिया। और अब ये फैसला कब सुनाया जाएगा इस हवाले से कुछ भी कहना आदिल, कल कितने बजे तक ये फैसला सुनाया जाएगा, इस हवाले से कुछ बताया गया है? देखिए, टाइम फ्रेम नहीं दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, ये नहीं बताया गया कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा। ताहम ये फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। अब ये कब सुनाया जाता है इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया और कब सुनाया जाएगा इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आपने हमें इस अदालती कार्रवाई का किया। आपको बताएं कि ये इन कैमरा इजलास की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन अब फैसला महफूज कर लिया गया है और कल ये सुनाया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब ने, उनसे बात करते हैं। जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाइक उस्मानी साहब, ये कहिएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया, इन कैमरा ट्रायल होने की ये इस्तदा की गई थी, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? देखिए, ये कि इन कैमरा तो हो गई ट्रायल, और अगर उसके लिए रिजर्व कर लिया तो देखेंगे क्या जजमेंट होती है, लेकिन रिक्वेस्ट तो सही है, इन कैमरा होना चाहिए ट्रायल। जी जी, और जी सर, अपनी
सर हेलो। क्या देख रहे हैं आप, ये जो फैसला अब महफूज किया गया, इससे पहले भी हमने देखा था 7 दिन पहले एक ट्रायल हुआ था, उसमें फैसला महफूज किया, तो अब फिर फैसला महफूज किया, तो क्या मुतवक्के फैसला आ सकता है कल? मेरे ख्याल में फैसला तो यही होगा कि इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, और अगर सर ऐसा नहीं होता फिर? अगर नहीं होता तो फिर ओपन ट्रायल होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं? वो तो इन कैमरा तो इस वास्ते कर रहे हैं कि उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज कोर्ट समझती है नहीं है, तो उस सूरत में फिर कोर्ट कहेगी ठीक है, इसको इन कैमरा नहीं होना चाहिए। तो एक डिसीजन फैक्ट्स पे मुनहसर होता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने हमें टाइम दिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ थे। उनसे खैर आज के दिन की जो अहम खबर है जो डिस्कस होने वाली है या होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़मानतों से मुतालिक, कि आया उन केसेस में अगर गिरफ्तारी है तो क्या वो सस्पेंड हो गई या नहीं हो गई, इस किस्म के कुछ अहम नोयत के सवालात आज पूछे जाने चाहिए, समझे जाने चाहिए। क्योंकि अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वापस आएंगे, अडयाला जेल से बाहर आएंगे, नहीं आएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने पोलियो के खात्मे का आज़म किया है। बुराई है, एक फसाद है, एक लानत है बीमारी की सूरत में, और मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इस सिलसिले में कोशा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पोलियो के ख़िलाफ़ जंग ज़रूर जीतेंगे। इंसदाद पोलियो के लिए सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और मुहिम का आगाज़ भी किया। बोले कि 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये हम पहले सुन लेते हैं। दौरान 5 साल तक के 44 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस कौमी मुहिम में 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे, जो हमारे असल हीरो हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच ये है कि इनके शाना बशाना खड़े होकर इस मोजी मरज से अपने मुस्तकबिल की जो जनरेशन है उनको बचाना है। दूसरी जानिब पॉइंट ऑफ सेल्स इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त ये चले मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ और 70 लाख बच्चे क्यों स्कूलों से बाहर हैं? तालीम के जेवर से मुस्तकिल महरूम हैं, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन दीन का इल्म खत्म करो। पता नहीं क्या क्या चीजें उसके साथ लगा लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तान है जिसके ऊपर दबाव है कि इसराइल को तस्लीम करो। इसराइल को क्यों तस्लीम करो? वो तो एक नाजायज हुकूमत है। फिलिस्तीन की हुकूमत को तस्लीम करो वाली बात कहां चली गई? इस्लामी उम्मा से पूछना चाहता हूं, इस्लामी दुनिया के सरबराहों से पूछना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के हक में आपका मौक़िफ़ कहां दफन हो गया है? फिलिस्तीन अरब सरजमीन है, फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है। बैतुल मक़दस हमारा है, बनी इसराइल का नहीं। बनी इसराइल ने तो अल्लाह से किए हुए मुआहदे को तोड़ दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। खैर इंतखाबात का मौसम है और ऐसे में जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हर तरफ से हो चुकी है। कल मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार है। दूसरी तरफ जनाब मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस सिलसिले में कराची से लाहौर तक के काफिले की सूरत सफ़र किया। तो आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर क्या इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, क्या बातचीत होती है, इस पर हम नजर रखेंगे। खैर एक और आम नौयत का मामला है और वो है टैक्स कलेक्शन का। पॉइंट ऑफ सेल्स, सिंगल विंडो और डिजिटल इनवॉइसिंग पर कोई माफ़ी नहीं है, अब टैक्स लगेगा। FBR ने इस सिलसिले में तजावीज़ पेश कर दी हैं। मईशत को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाने के लिए FBR की डिजिटलाइजेशन करने का भी फैसला हुआ है। जी हाँ, 92 खरब रुपए का टैक्स हदफ ज़राअत, जनरल स्टोर्स और प्रॉपर्टी के शोबे पर लगाने की तजवीज़। मनकूला असासों पर भी टैक्स लगाने का कह दिया गया। अब टैक्स वसूलियाँ 74 खरब से 130 खरब तक ले जाने का हदफ।
जीएसटी की वसूलियों को 29 खरब रुपए से बढ़ाकर 58 खरब रुपए किया जा सकता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत लग्जरी आइटम्स की दरामद और स्मगलिंग पर पाबंदी और सख्ती करने का फैसला। मुकदमात और हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। तो FBR के टैक्स के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं जिन पर काम शुरू कर दिया गया है और इन सारी शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी जानिब किन शराइत पर अमल दरामद हो चुका रिपोर्ट तैयार की जाए। IMF की हिदायत पर स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहदे के इक्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। ज़राए का ये भी बताना है कि स्टेट बैंक से मार्केट की बुनियाद पर डॉलर की शराइत तबादला और दीगर इक़दाम पर बात होगी। नेपरा और ओगरा से बिजली और गैस के नरखों पर भी तबादला ख्याल होगा, जबकि वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के मनसूबे से मुतालिक भी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ भी मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। याद रहे कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में IMF का जो स्टाफ है, IMF की जो टीम है वह पाकिस्तान के दौरे पर होगी। पाकिस्तान की सियासी जमातों से भी मुलाकातें होंगी, क्योंकि इस सिलसिले में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातें क्या सोचती हैं। अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो मईशत को किस तरह से लेकर चलेंगे। IMF का सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट है। खैर, स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो डॉलर्स के होल्डर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस सिलसिले में गैर कानूनी कारोबार करने वाले और स्मगलर्स जो हैं वो हुकूमत के मुसलसल रडार पर हैं। एंटी स्मगलिंग से मुतालिक हर जगह चेक पोस्ट बनाने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगान ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग हो रही थी, जबकि आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह कहा है कि फ़ौज के जो लोग मुलविस होंगे उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका, क्योंकि तरीक़ाकार वो पब्लिक होता नहीं है तो इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं आता है, लेकिन फ़ौज की अपनी एक अकाउंटेबिलिटी है और वो अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ हमने यहाँ देखी, हमने 9 मई में भी देख ली है। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ जो वीकनेसेस हैं हमें उसको एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी जानिब मुल्क भर में चीनी और गैस चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। लेस्को ने छापों के दौरान मजीद 558 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बिजली और गैस, इसके अलावा चीनी के ज़ख़ीरा दो सभी निशाने पर हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली बिजली चोरों की बात कर रहे हैं। चीनी और गैस चोरों की। और दूसरी जानिब अगर हम 6.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने की बात करें तो पकड़े जाने वाले कनेक्शन में से 17 कमर्शल, 1 ज़रूरी और 570 डोमेस्टिक शामिल हैं। गैपको ने मजीद 37 बिजली चोर धर लिए, कनेक्शन काट दिए। बहावलपुर में भी गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। यकीनी तौर पर इस वक्त मुल्क भर में जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है और जहाँ जहाँ ये बिजली चोर पाए जाते हैं, लाहौर शहर में हो, अंदरून शहर में हो, गिरदोनवा में हो, पिंडी इस्लामाबाद में, हर तरफ ये काम हो रहा है। और दूसरी तरफ सरकार अपना पैसा बचाने के लिए, यानी अपने खर्चे कम करने के भी इस वक्त मिशन पर है। सरकारी अफसरान बिजली के जो हीटर्स हैं और गीज़र्स हैं वो अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने मौसम सरमा से कबल एक पाबंदी आयद कर दी है। मरासले में कहा गया कि सरकारी अफसरान AC का भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। दूसरी तरफ ट्यूबलाइट्स की जगह एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल किया जाए। अफसरान खुली छत वाले कमरे में AC का इस्तेमाल ना करें, यानी कि उमूमन जो बड़े बड़े घर हैं उसके लॉन्स में AC चल रहा होता है तो वहाँ पे भी मना कर दिया गया। इसके अलावा जब सर्दी आएगी तो कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक गीज़र्स हैं या जो हीटर्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अब देखते हैं कि कितना अमल दरामद होगा इस सारे मामले पर, लेकिन खैर इब्तदाई तौर पर ये एक अच्छी कोशिश है और हर बार ये कोशिश की जाती है लेकिन इस पर अमल दरामद होता नहीं है। एक शख्स का इंतज़ार हो रहा है एक ख़ास सियासी सोच की जानिब से और वो शख्स है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और इंतज़ार करने वाले हैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे तो खुशहाली आएगी, तरक्की का सफ़र 2017 से शुरू होगा वगैरह वगैरह। अब वो वापस कब आ रहे हैं इसकी एक तस्दीक हो रही है, पार्शल तस्दीक है, और 21 अक्टूबर की एक टिकट जो है वो बुक करवा ली गई है। लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे। 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से फिर वो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में अपनी ये टिकट बुक करवाई है। लाहौर एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर वो लैंड करेंगे, जबकि दूसरी तरफ कानूनी टीम उनकी वापसी को लेकर मुशावरत कर रही है, प्लान बना रही है। जी हाँ, उनके हिफाजती जमानत समेत जितने भी कानूनी उमूर हैं उन पर गौर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। नवाज शरीफ को निकालने उसके खिलाफ इस हवाले से मरियम नवाज ने कल एक जलसा किया शादरा में जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की। वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए, तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ये कहा। उन्होंने कहा कि जिसने भी कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा वो घर में बैठा अब देख रहा है कि नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर क्या कह रही है, सुनिए। आज
नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले इबरत का निशान बने बैठे, इबरत का निशान। हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। यहाँ लीडर पे मुश्किल आई नहीं और जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। जिसको उन्होंने इबरत का निशान बनाना चाहा वो नवाज शरीफ, उसके इस्तकबाल की तैयारियां आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है अल्लाह ताला के फजलो करम से। खैर, नवाज शरीफ का इंतज़ार सारा पाकिस्तान कर रहा है। अब क्यों कर रहा है ये पता नहीं। उनके चाहने वाले यकीनन उन्हें देखना चाहते हैं और बाकी लोग अपने बिजली के बिलों के इजाफे से मुतालिक शायद उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। थैंक यू आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये टिकट आ गई है, शायद ये टिकट इसलिए आई है कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं था कि मियाँ साहब आएंगे और छा जाएंगे। शायद ये टिकट इसलिए आई है। बिल्कुल ऐसे ही है अभी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो लीगल प्रोसेस है, इसीलिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपने देखा कि उनकी जो लीगल टीम है अभी तक उसने लीगल प्रोसेस नहीं शुरू किया, और ये बहुत सारे जो इंटरनल्स मामलात हैं उसको देखते हुए जो लीगल टीम है वो 14 या 15 अक्टूबर के बाद जो है वो लीगल प्रोसेस शुरू करेगी। यानी कि वो सारी हर तरफ से यकीन दहानियों और ज़ीरो जो रिस्क है उसके बाद जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाना है, 4 दिन क़याम है उनका सऊदी अरब में, और इस दौरान कुछ मुलाकातें जो है एक्सपेक्टेड हैं, जिसके बाद वो पाकिस्तान वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक बयानिया शुरू में उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, फिर एक प्रेशर आया और उसके बाद वो उस बयानिए से पीछे हटे। अब इकॉनमी का बयानिया लेके तो आ रहे हैं, लेकिन 21 को जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उस वक्त वो क्या बयानिया लेते हैं, क्या लाइन लेते हैं जिसकी बुनियाद पर वो आइंदा इलेक्शन में जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इकॉनमी की बात करेंगे तो फिर उन 16 महीनों का भी हिसाब देना पड़ेगा जिसमें उनकी भाई की हुकूमत थी। तो ये सारा कुछ है अभी उनके सामने। लेकिन नहीं, मुझे इसमें एक चीज़ नहीं समझ आ रही आदिल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ज़ीरो रिस्क और 14-15 तारीख को सारा प्रोसेस शुरू होगा। लेट्स से इन्होंने अदालतों से रुजू किया और अदालत ने तारीख ही नहीं दी। अदालत ने 21 तारीख के बाद की तारीख दे दी। अदालत ने बोला कि जी अभी ठीक है, दाखिले दफ्तर हो गई है, इसको तारीख हम 24 की लगा देते हैं। मियाँ साहब 21 की शाम को लैंड कर गए। ज़ीरो रिस्क वालों ने भी कहा कि ठीक है जी आ जाएँ, कोई मसला नहीं, देख लेंगे। तो पता चला कि लाहौर एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल सके। फिर क्या होगा? ऑब्वियसली वो तो उस टाइम जो कानूनी जो भी सूरत हाल बनेगी, अभी तक जो मेरी उनका जो नवाज शरीफ की कानूनी टीम के अहम जिम्मेदारान से बात हुई है, उसमें तो उनका ख्याल ये है कि 2 से 3 ऑप्शन उनके ज़ेरे गौर हैं। और उसमें से 14 तारीख को ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप 14 और 15 के बाद चीज़ों को जो है ना वो हम वो करेंगे। उसके बाद जो भी सेटअप हो, और अगर अदालत की तरफ से रिलीफ मिल गई, जो कि इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल जाएगा उनको। अच्छा। क्योंकि जब मरियम का केस क्लोज किया था तो जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो नवाज शरीफ का जब वापस आएंगे तो टेकअप किया जाएगा मामला। उम्मीद तो यही है कि उनको जो है वो उस पर मिल जाएगी या हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी, या फिर उनका हिफाजती ज़मानत मिलने के बाद वो अदालत में सरेंडर करेंगे, और जिसके बाद ये सारा हो। लेकिन अगर ये सारा कुछ होगा तो उसमें फिर वो वाला बयानिया कहाँ जाएगा कि 2 के टोले ने मेरे साथ ये किया और 4 के टोले ने मेरे साथ किया गया, तो फिर वो अपने ही मामलात के साथ कॉन्ट्रडिक्शन भी होगी। खैर, आगे जाके मामलात यकीनन इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, प्लीज़ बोलें। नहीं, मैं ये बात कर रहा था, वो जो बयानिया है वो बेसिकली आप देख रहे हैं कि 9 मई के बाद जो नहीं, उस 4 में से आदिल साहब 4 में से 2 पे तो बात हो सकती है ना, शायद दस्तूर वालों पे तो बात हो सकती है ना, बाकी तो पे नहीं जा सकते। उसके लिए मुझे उबैद मुझे जो लगता है वो तरफ मूव ऑन होंगी। तो अभी देखते हैं, ये अभी तो बड़े दिन है मियाँ साहब की वापसी में, उस वक्त तक पता नहीं हालात कहाँ से कहाँ हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोशिश है कि वो ज़ीरो रिस्क के बगैर उनकी पाकिस्तान वापसी जो है वो मुमकिन नहीं, जब तक उनको मुकम्मल हर तरफ से कोई यकीन दहानियाँ जो खदशात हैं वो दूर नहीं होंगे, उस वक्त तक मियाँ साहब जो हैं वो अभी वापस नहीं अभी अच्छा नहीं, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 16 महीने आपके भाई की हुकूमत थी। नवंबर के बाद मामलात बदल गए, जो आपके खदशात थे या जिनके आप नेम कॉलिंग करते थे वो भी चले गए। उसके बाद भी आपको वो शाहिद खान अब्बासी के बकौल 8-9 माह मिले, आपने काम नहीं किया। उस काम में ये काम भी हो सकता था कि एक इंतहाई खूबसूरत वर्किंग रिलेशन था और आप अपने भाई की हुकूमत में वापस आ सकते थे और सारे मामलात मैनेज हो सकते थे। अब ये निगरानों पे एतमाद ज़्यादा है, भाई पे नहीं है, ये भी एक
मामला ही है, बल्कि मुअम्मा है। देखिए वो उस वक्त सूरत हाल कुछ थी, वो मामला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता या किसी हाई कोर्ट से किसी रिलीफ मिलता, उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाना था, और वो फिर शायद उनके लिए इतना आसान नहीं था मामला इसको जो है वो कोई रिलीफ मिलने का। तो इसी खदशात की बुनियाद पर उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ उस टेन्योर में ना आए, बंदयाल साहब के दौर में ना आए। अब उनका ख्याल ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर उनको सुना और उनके हक में फैसला दे दिया और उनको जो रिलीफ, जो ड्यू रिलीफ है वो मिल गया, उनके बाद तो उनके लिए इतना को मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद वो लीगल प्रोसीजर जो चलना है और उसके बाद उनकी उसमें इसमें रिलीफ मिल जाएगा केस में। तो ये अब तक की सोच है उनकी। लेकिन जो बयानिया बनाया, फिर सोच का फर्क है। वैसे सोच अभी तक बरकरार ही है के हवाले से जो ख्यालात हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सोच का फर्क है। वैसे सोच के हवाले से जो ख्यालात हैं, जिस किस्म के वो जज्बाती हो जाते हैं समटाइम, और वो समटाइम खुद जाके बम को लात मारते हैं, उस बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है ना वो जिसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात की मुश्किल होगी। चलें जी, इसमें एक चीज़ का मसला ये है कि सोच का फ़र्क है, लेकिन एक सोच ये भी राइज है और राइज चली आ रही है कि अदालतों का कंधा इस्तेमाल होना है, तो इस बार भी होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर आदिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी को इस वक्त एक टिकट जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है और बताया जा रहा है कि मियां साहब आएंगे और मुल्क खुशहाली के सफ़र पर होगा। यकीनी तौर पर दूसरी जानिब यकीनी तौर पे दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकवे शिकायतें जा रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें की जा रही हैं। पहले बिलावल भुट्टो ने ये बात की, अब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों के लिए होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात करना नहीं है। अब इब्तदाई हल्का बंदियाँ हुई हैं, एतराज़ात दायर होंगे। मैं उनकी ज़ाती शख्सियत पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। सियासतदान है, हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो आकर अपना रोल अदा करें। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम करें। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 9 जुलाई को 9 मई को उन्होंने जो इंस्टॉलेशन थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उन पर जो हमला किया है, उनके अलावा बाकियों के लिए तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। जी, ये तो है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान भी बातें कर रही हैं इस हवाले से। उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से अपना बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका मुनासिब जवाब देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही है। सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाए। अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद खो बैठते हैं। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार, उसको आप समझे कि दोबारा आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। हमारी नजरों में तो वो पहले से नालायक और नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला है। जो कुछ भी इस वक्त है मुल्क की मईशत की तबाहकारी, उनके जिम्मेदार तो वही हैं। मुल्क को माशी लिहाज से उन्होंने गिराया है, और सिर्फ गिराया ही नहीं बल्कि दलदल में डाला है। अब जितना आप उससे उठने की कोशिश करते हैं उतना आप धंसते चले जाते हैं। खैर, इस बयान पर जो मुर्तज़ा सोलंकी हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही इसका मुनासिब जवाब भी दे देंगे। मज़ीद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वो बोले कि इंतखाबात के इनेकाद की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के ज़िम्मेदार हैं, पाबंद हैं। तो मौलाना फजल रहमान को जनवरी में इंतखाबात पर एतराज़ है, दीगर भी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे में जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो इसका क्वार्टर है रेलेवेंट वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और वो इसका कोई ना मुनासिब सा कोई एक जवाब दे देगा। लेट्स सी देता भी है या नहीं देता। ऐसा ही दूसरी जानिब अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कल उन्होंने एक जलसा किया कराची में, जिसमें उन्होंने कहा कि एमक्यूएम बिखरी नहीं है, निखर रही है, कराची लावारिस नहीं है, हम वापस आ गए हैं, हमें ऐवानों की नहीं, ऐवानों को हमारी ज़रूरत है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब तमाम फैसले हक परस्तों की मर्जी से होंगे।
हमें ऐवानों की नहीं, ऐवानों को हमारी ज़रूरत है। ये यकीनी तौर पर बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि इन्हीं के ज़रिए तो सारा कुछ होता है। खैर, मुस्तफ़ा कमाल को ये यकीन है कि 22 सीटें कराची की जो हैं वो उनके पास आएंगी। जब वो डॉल्फिन के निशान पर 2018 के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे तो उन्हें तब भी ये था कि 14 सीटें उनके पास होंगी, लेकिन फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए वो 14 सीटें पता नहीं क्यों इनको नहीं दी गई। खैर, उन्हें पूछना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने उनके साथ हाथ किया। MQM और पीपल्स पार्टी कराची की गद्दार हैं, ये कोई और नहीं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कह रहे हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात में इन सारी सियासी जमातों का जो है वो जनाजा निकल जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान मजीद कहते हैं कि जो हालिया मरदमशुमारी है उसमें कराची की गिनती कम की गई, 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को कम गिना गया है। और कराची की गिनती मुकम्मल हो तो कौमी असम्बली में 22 की जगह 32 नशिस्तें होंगी। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग ने मुजरिमाना किरदार अदा करते हुए कराची के साथ गद्दारी की और 1 करोड़ 47 लाख इंसानों को कम गिना है। अगर ये 3.5 करोड़ की गिनती पूरी हो, यानी जितने हम हैं उतने गिने जाएं, तो उसके नतीजे में कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तें 22 नहीं होंगी, 32 हो जाएंगी। 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों की कमी का हिसाब कौन देगा? MQM देगी, पीपल्स पार्टी देगी। ये नहीं देंगे तो लोग इनसे हिसाब लेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, दी न्यूज़ रूम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। 3 रुपये 28 पैसे का इजाफा हो गया है आपके और मेरे फ़ी यूनिट में, और नेपरा ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है क्योंकि इतनी आसानी, इतनी फरावानी, इतनी सहूलत थी, माल इतना था, ख़त्म हो नहीं रहा था। तो नेपरा ने इस सिलसिले में सोचा कि किसी तरह से इस माल को किनारे लगाया जाए, तो उसने 1 यूनिट पर 3 रुपये 28 पैसे का इजाफा कर दिया है। 6 माह में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी बिजली सारिफीन को, और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। बेसिकली जो एहतजाज की वजह से मामलात रोके गए थे, ये उसे एग्जीक्यूट करने का एक राइट टाइम आ गया, क्योंकि आगे जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो आपका बिल, आपका यूजेज कम हो जाएगा, यूनिट्स आपके कम हो जाएंगे, तो ऐसे में जो पुराना हिसाब है वो चुकता करने का तरीका आ जाएगा और इस तरह से आपका बिल वहीं कम बेश रहेगा। लेट्स से अगर 20,000 रुपये आता है पर मंथ बिल, तो वो 20,000 ही रहेगा, सिर्फ इसलिए कि पिछले महीनों का आपने हिसाब पूरा करके देना है। तो आपको 3 रुपये 28 पैसे का ये इजाफा मुबारक हो, नेपरा ने इसकी मंजूरी दे दी है। और क्योंकि 8 रुपये पेट्रोल के 1 लीटर पे कम हुए थे, तो किसी तरह से मामलात को बैलेंस भी करना था, तो बिजली जो है वो 3 रुपये 28 पैसे सस्ती कर दी गई है, महंगी कर दी गई है माजरत के साथ फ़ी यूनिट आपके लिए। और ये इजाफा 6 माह तक आपसे लिया जाएगा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में हुआ है। सदर साहब, आपकी तरफ आते हुए, यकीनी तौर पर कल का मैच डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और इससे आपका मोराल जो है वो सेट होता है। ऑल दो वार्म अप मैचेस हैं, लेकिन आपने अपनी इन परफॉर्मेंसेस को जमा करके फिर वर्ल्ड कप को ओपन करना है 5 तारीख को। कल क्या ऐसा करें जो पहले नहीं किया हमने, और क्या हमने और जीत जाएं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जी कि ये, क्योंकि एक्चुअली जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है उससे पहले ही आपका आखिरी वार्म अप मैच है, तो मेरे नाकिस राय में पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को और कैप्टन को चाहिए कि अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं। जो आपने नीदरलैंड के खिलाफ अपनी टीम मैदान में उतारनी है, आपने उसी तरह अपनी उस सोच के साथ, उस एबिलिटी, उस कन्विक्शन, उस बिलीव के साथ आपने ये मैच खेलना है। कि इसके बाद देयर इज नो वार्म अप मैच। इसी में आपने अपना डिसीजन लेना है कि आपके बेस्ट 11 कौन से खिलाड़ी हैं। आपने 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, 2 स्पिनर्स के साथ जाना है, तो उसमें क्या आपके पास 2 रेगुलर राइट आर्म लेग स्पिनर है, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और आपके जो ओपनर्स हैं, ये नहीं है कि फिर अगर अब्दुल्ला शफीक को आपने खिलाना तो फिर आपने उसको वर्ल्ड कप के मैचेस में भी खिलाना है। अगर फखर जमान ने खेलना तो फिर वो कल का मैच अगर वो नहीं खेलता तो फिर उसका टीम में पहले 3-4 मैचेस खेलना मुश्किल नजर आएगा। तो इन माय ओपिनियन मिडिल ओवर फील्डिंग नहीं, आपको मैं जरा आपकी इस बात को चौधरी अशरफ साहब की तरफ ले जाता हूँ। चौधरी साहब, आप जो ये बातें सुन रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 5 तारीख से ऑनवर्ड टीम अलग होगी? यानी अभी जिन लोगों को रेस्ट करवाया जा रहा है, जिन्हें बिठाया जा रहा है बेंच पे, वो टीम में आ जाएंगे, और अभी ये इन लड़कों को इसलिए खिलाया जा रहा है कि चलो यार तुम आए हो, टिकट का खर्चा हुआ है, चलो तुम भी 2-4 मैच खेलो, बता सको जाके हमने भी खेला था। आपने वार्म अप मैच में क्लाइमेट से आम आंगन आता है, उसी वजह से आप उन प्लेयर्स को मौका देते हो। तो अब ये है कि अब पाकिस्तान ने, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ पहला 6 तारीख को मैच खेलना है, कप्तान और विकेट कीपर भी बाहर बैठ जाते, फिर बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा मौका दे ही देते जब मौका ही देना है।
नहीं उबैद, ऐसे नहीं होता। ये देखें, आपने मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाने होते हैं, वहां पर आपने सेट करना होता है। देखो तैयारी तो अब हो चुकी हुई है। अब ये नहीं है कि आप इन वार्म अप मैचेस से आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। आप पहले उससे पूरी मुकम्मल तैयारी करके 15 रुकनी स्क्वाड का आप ऐलान कर चुके हैं। उसी 15 रुकनी स्क्वाड के साथ आपने मैदान में उतरना है। उसमें से 11 प्लेयर्स कौन से होंगे, ये बात अजहर खान साहब की दुरुस्त है कि उन 11 के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच में जाने हैं, क्योंकि अब फखर जमान को आपको इन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में उनको मैदान में उतारना है। जिस तरह आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, अब्दुल्ला शफीक तीसरा ओपनर के तौर पर टीम के साथ हैं। अब वो उनको कब मौका मिलता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमामुल हक, फखर जमान के होते हुए तीसरे ओपनर की जरूरत है, क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन पर खुद कप्तान बाबर आजम आते हैं, फिर रजवान आते हैं और फिर नीचे दूसरे बल्लेबाजों के नंबर शुरू होते हैं। तो ऐसी सूरत में अब हमें तो आखिर में चक्कर सारा नंबर 3 का ही आ गया ना, फिर चौधरी साहब मान लिया करें ना। देखिए जी, नंबर 3 ने बहुत अरसे तक आपको T20 में नंबर 3 और नंबर 4 ने आपने ओपनिंग स्टैंड 100 से ज्यादा रन का दिया। और अगर पिछला मैच में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें तो बाबर और रिजवान ने ही 118 रन की पार्टनरशिप कायम की थी तीसरी विकेट की शराकत में। तो देखें वो हमारा जब वो उन पर दारोमदार आता है तो वो रन करके देते हैं, क्योंकि ये वार्म अप मैच है, इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है वो किसी अलग सी बात है। मैं अजहर साहब की तरफ बल्कि इस बात को ले जाता हूँ, आप तो जाहिर है नफ़ी करेंगे इसकी। अजहर साहब, वो कोई शख्स ना मुल्क का वज़ीर आज़म लग गया तो उसने पंजाब में जो वज़ीर आला लगाया वो सोच के ऐसा बंदा लगाया कि जो उससे माड़ा ही हो, पसमानदा इलाके का हो, ताकि जो वज़ीर आज़म है ना वो पता चले वो वज़ीर आज़म है। इसी तरह के ये 3 और 4 जो है ये तो नहीं सोचते बाकी जो है ना 9 वो ऐसे माड़े हों कि नज़र हम दो ही आए। देखिए मैं कुछ और तरीके से बात करूंगा। आपने साउथ शकील को एक मौका दिया वार्म अप मैच में, उसने 75 रन, उसका स्ट्राइक रेट आपके सामने है। तो अब अगर साउथ शकील को आप सलमान की जगह खिलाते हैं तो इसका मतलब है कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर में आपको आके वो सैम्बलेस ऑफ स्ट्रेंथ दे सकता है। ही इज अ वेरी फाइन स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल। उसकी जो वेरिएशन है ना शॉट्स की, वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे प्लेयर्स से बहुत बेहतर है। और आपने जो नंबर 3 और नंबर 4 की बात की, आई थिंक कि वो तो गारंटीड है ना जी, उसके बगैर तो आपकी टीम पूरी नहीं होती। तो मेरा ख्याल कैप्टन भी वो उन पर बहुत रिलाई करते हैं। रिजवान ने पिछले मैच में 100 भी किया। तो मेरा अपना एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये ख्याल है उबैद कि पाकिस्तान की टीम के लिए साउथ शकील जो है एट नंबर 5 इज अ वेरी अच्छा, मैं आई विश कि मैं आपकी बात पूरी करवा सकता। अजहर साहब और चौधरी साहब दोनों से बात करता। जल्दी से हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि अजान का वक्त हो रहा है। मशवरे टाइम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अलबत्ता क्रिकेट पे हमारी नज़र आएगी। आपसे एक ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चियों की, उन बेटियों की जो कि गैर महफूज हैं। कराची में 3 माह में 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसके अलावा मुल्क भर में जिस तरफ देखा जाए जो ख़वातीन हैं स्कूल जाने के लिए घर से निकलती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं या काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलती हैं, वो गैर महफूज हैं। क्यों हैं, इसमें मेरा आपका क्या कसूर है, इसके अलावा मुआशरे का क्या कसूर है, इस सब पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बिजली का आपको तोहफ़ा मिला है। 3 रुपये 28 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। आप बिजली का ये बिल भरें और तमाम उन लोगों को दुआएं दें जिन्होंने आपके ऊपर हुक्मरानी की है। साथ ही साथ आज हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। जब दुआओं का सिलसिला चल ही रहा होगा तो उनके लिए भी दुआ करेंगे जो कल के रोज़ मैदान में उतरेंगे, यानी कि टीम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में जो हमारे खिलाड़ी हैं 11 जब वो मैदान में उतरेंगे तो हम मुसल्ले पे बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि वो बॉयज़ हमारी दुआ की वजह से किसी तरह जीत करा दें और थोड़ा बहुत पेश कर दें। लेकिन इब्तिदा में सबसे पहले जैसे हमने जिक्र किया कि हमारी बेटियां गैर महफूज हैं, बच्चियां गैर महफूज हैं, वो जो घरों से निकलती हैं, तो कराची का जो वाक़या है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है वो यकीनन अफसोसनाक है। ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात थम नहीं सके हैं। ये वाक़या राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया। तालिबा ने मोटरसाइकिल सवार उबाश नौजवान की जो तालिबात के सामने नाजेबा हरकत की वीडियो है वो शेयर की है। यकीनन ये वीडियो दिखाई नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, लेकिन खैर ये एक रियलिटी है, ये एक अफसोसनाक हकीकत है हमारे माशरे की। और इस किस्म के ये वाक़यात 7 रिपोर्ट हो गए 3 माह में कराची जैसे शहर में, जो कि बड़ा ख़तरनाक और अफसोसनाक है। जी हाँ, अफसोसनाक वाक़या है।
जिस हवाले से ये मनाजिर भी आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो वीडियो है, ये वो अबाश नौजवान है जो इस वैन का ताकुब कर रहा था। इस वैन के अंदर कॉलेज की तालिबात मौजूद थी और उन बच्चियों ने अपने फ़ोन में ये वीडियो बनाई और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड किया गया, जिसके बाद पुलिस का ये कहना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस अबाश नौजवान को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। टीम मुरतब करने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी है, इस हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद इस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब अबाश बिला खौफ सरेआम ख़वातीन को हिरास कर रहे हैं। 3 माह के दौरान ख़वातीन को हिरासत करने के 7 वाक़यात पेश आए हैं कराची के अंदर और सिर्फ 2 मुल्ज़िमान ही अब तक गिरफ्तार किए जा सके हैं। दूसरी जानिब दीगर का कोई सुराग ना मिल सका और ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। वाक़यात गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में रिपोर्ट हुए और नॉर्थ कराची सेक्टर 11B, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, इन सब इलाकों में ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। CCTV में मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस अब तक इन नौजवानों को, इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जिसके बाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि कराची जैसे शहर में, बड़ा शहर है और उसके अंदर ये 7 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे पहले भी इस किस्म का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था और अब फिर से इस किस्म का ही एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। खैर, ये अफसोसनाक वाक़यात हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को डिस्कस करते हैं। सालिम बनी साहब हमें ज्वाइन करें। सालिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये माशरा आपसे मुझसे मिलकर बनता है और आपका मेरा इनफरादी जो किरदार है वो इस माशरे को तरतीब देता है, लेकिन हमसे क्या गलत हो रहा है कि इस किस्म के जो नौजवान हैं ये सड़कों पर हैं और आपकी मेरी बेटी, आपकी मेरी बहन जो है वो महफूज नहीं है? देखिए, हमसे क्या गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हमसे क्या सही हो रहा है, हमें तो ये पूछना चाहिए। ये है ना, सिर्फ जाती हवस, जाती अनाज, जाती मुफादात, हमारी को जिंदगी यही रह गई है। हमें ना अपने भाई बहनों से कुछ लेना देना है, ना माँ बाप से लेना देना है, ना उसूलों से, ना तरीक़ेकार से। बस हमारे अंदर एक कल्चर डेवलप हो गया है, बदमाशी, भरम, मकसद एक दूसरे को नीचे गिराना, नीचे दिखाना, जिसकी वजह से आज ये माशरा क्यों नहीं रहेगा। रुकेंगे कैसे? हम कर क्या रहे हैं इसको रोकने के लिए? अगर असेंबलियों में कानून बना के किताब में छुपवा के रख दिए जाएं और अमली तौर पे उस पर अमल ना हो रहा हो तो फिर कैसे रोकेंगे? यहाँ SHO मर्जी का लाया जाता है जिससे अपने मकासद पूरे करने हो, यहाँ SSP अपनी मर्जी का लाया जाता है, DPO कह लें जो। तो जब हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा होगा और हुक्मरान सिर्फ अपनी हवस में होंगे तो मैं नहीं समझता कि एक ये मामला क्या कोई भी मामला आप बेहतर कर पाएंगे। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में कोई एक मामला ऐसा नहीं जिस पे हम सुकून का सांस ले सकें, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिस पे हम सुकून का सांस ले सकें। हम रोज़ ब रोज़ समझे दलदल में हैं, ये मुल्क एक दलदल है, इधर रहने वाले रोज़ ब रोज़ जितना कोशिश कर रहे हैं निकलने की उतना धंसते चले जा रहे हैं। और वजह यही है कि ना कोई निज़ाम है, ना कोई अमल दरामद है। इसमें निज़ाम क्या हो सकता है? मैं खैर आपकी तरफ आऊँगा और मैं चाहूँगा कि हम इस इशू पे ज़रा डिटेल बात करें। फरजाना साहिबा भी हमारे साथ हैं। फरजाना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप बनी साहब की गुफ्तगू भी सुन रही हैं। आप नहीं समझती कि ये मामला को एग्जिस्टेंस का है और जैसे जैसे मेरे आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, मैं विद इन लाइक मिनट्स और कुछ चंद रुपयों के एवज़ जो है वो एक इंटरनेट पैकेज ले लेता हूँ, मेरे पास हर तरह के मवाद की एक्सेसिबिलिटी है और लेकिन मेरी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे बॉक्स में हुई है कि जहाँ लड़कों के बेंचेस अलग हैं, लड़कियों के बेंचेस अलग हैं, जहाँ पर असेंबली लड़कियों की अलग है, लड़कों, तो वो को एग्जिस्टेंस तो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला ये भी तो रहा, इसका रूट कॉज कहीं ये तो नहीं है? देखिए, उसमें बात ये है ना कि टेक्नोलॉजी मसला नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाली जो जहनियत है वो इसका मसला है ना, वो मसला है कि ये एक दुरुस्त बात है कि हमने अपने समाज में जो एक तरह से जो बिल्कुल सेक्सुअल सेग्रीगेशन है, जेंडर सेग्रीगेशन है, उससे मतलब एक फ्रस्ट्रेशन तो हमारी सोसाइटी में हम ये देख रहे हैं कि जिनसी हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन है।
जो हमें हर तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन में नजर आती है। आप देखिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कब्र से औरतों को निकाल के उनको रेप किया जा रहा है, सड़क पे चलती हुई औरत जो है चाहे वो बुर्के में है, चाहे वो हिजाब और निकाब में है, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और सो ये जो एक तरह से जिनसी जहनीत का जो दौरा है, जाहिर है ये जहनीत देखें हमने कोई अभी तो नहीं पैदा हुई ना, ये पिछले 76 सालों में क्योंकि फरजाना साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, उनको जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। उनसे बात करते हैं। जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा कि कराची में रोजाना की बुनियाद पर इस किस्म के वाकयात देखने को आ रहे हैं, हिरासती के इतने सारे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तो पुलिस का इस हवाले से क्या पुलिस ने कार्रवाई करनी है, इस हवाले से आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है पुलिस को? ये 5वां ही छठा है और हम इस वक्त बहुत ही सीरियस काम कर रहे हैं। मैंने एडिशनल आईजी पुलिस कराची का भी मैंने खुद बात की है, डीआईजी जवान अवाम की शरीक के वैसे से वो भी इस्तीफा लगे हुए। हम 1-2 दिन में इसको जरूर ट्रेस कर लेंगे। पूरी पुलिस फोर्स मेरी इन पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये है जब दबे मेरी बहन बात कर रही है, बिल्कुल वही वजूहत हैं कि एक तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसके बाद एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हैं वो हैं, नथिंग टू मूव अराउंड, जाने के लिए जगह नहीं है। और ऐसी बिल्कुल बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अब अनकरीब आप देखेंगे कि हम इनको पकड़ेंगे, इनको करार वापस सजा देंगे, ताकि हवामी खवातीन में सब में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके साथ खड़ी हुई है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। ब्रिगेडियर साहब कैसे करेंगे? 3 माह में 7 वाकयात हैं और 7 में से सिर्फ एक की तो तस्दीक है, दूसरे के बारे में कहा जाता है उसको पकड़ा गया। मास्क लगा के लोग बाहर निकल रहे हैं, ये जो शख्स है ये हेलमेट पहन के निकला हुआ है, सेफ सिटी कराची में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी ट्रैकिंग कैसे है सर, ज़रा मुझे समझाइएगा। इसी वजह से हमने सेफ सिटी कराची के लिए पूरा एक नया मनसूबा बना लिया। NRTC को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, PC1 तैयार हो गया। इसमें हम पहले 6 महीने में 1300 कैमरे नए हाई पावर लगा रहे हैं। 2000 जो पहले लगे हुए कैमरे उनको साथ डब टेल करके हम CP ऑफिस में इसको प्रो कंट्रोल बना हुआ वो करेंगे, ताकि ये कोई भी मुजरिम कहाँ से आता है और कहाँ जाता है हम पूरा ओवर रेपिंग कैमरे ट्रेस करेंगे। इनको भी हमने मैंने DIG को, SP को, SPT को वार्निंग दी है कि आपने इसको, मुझे ये टेस्ट केस है, आई वांट टू गेट होल्ड ऑफ हिम, और मुझे यकीन है कि बिकॉज नाउ वी आर सीरियस अबाउट इट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम किसी को भी इसमें वो बख्शेंगे नहीं। अब देखेंगे इंशाल्लाह अनकरीब इनको हम पकड़ें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब देखें, जो लोग कराची के डायनामिक्स को समझते हैं उनके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। राशिद मिन्हास रोड से ये शख्स राइट लेफ्ट होके हाईवे की तरफ चला जाता है, वहाँ कच्ची आबादियाँ, इधर दूसरी तरफ निकल जाता है तो एयरपोर्ट की तरफ, शारा फैसल की तरफ कहीं। ये तो ऐसे है जैसे भूसे में आप सुई ढूंढ रहे हो कराची में। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक शख्स जिसकी शनाख्त भी कोई नहीं है उसे ढूंढेंगे? देखिए ये बात ये है कि व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल विल, मेंटल रिजॉल्व है, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। कार मैंने बड़ी सख्त इसको मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, और ये एक इतना इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट है कि इसको हम किसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे। आपको मैं अनकरीब आपको बहुत इसके बारे में खुशखबरी सुनाऊंगा। गिव अस 3-4 दिन, हम जरूर 3-4 दिन बाद सर मैं इस पर आपका फॉलोअप ले लूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारिम बनी साहब और फरजाना साहिबा भी हमारे साथ हैं, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू करें, जरा उनको सुन लेते हैं क्विकली। वेलकम बैक। नाजरीन, कराची में खवातीन को हिरासत करने के वाकयात बढ़ने लगे। तालिबात और खवातीन खुद को मजीद गैर महफूज समझने लगी हैं। गलियों शराहों पर मौसर निगरानी ना होने के बायस बाश लड़कों के हौसले बढ़ चुके हैं। पुलिस भी मुलजिमान को पकड़ने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रही है। कराची की खवातीन क्या सोच रही हैं, मामला हैं क्या, ज़रा लुबना मुमताज़ बता रही हैं, वो देखिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद माह से जो है वो जिनसी हरासमेंट का जो वाक़यात हैं उनमें काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। राह चलती ख़वातीन हो या फिर तलबा हों, जो भी हों, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो तलबा को हरास कर रहा है और उनके साथ नाजेबा हरकत करता हुआ पाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगमा साहिबा, जो कि एक NGO से ताल्लुक़ रखती हैं। इनसे बात करते हैं कि वो ख़ुद को कितना महफूज समझती हैं और वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। जी आप बताइएगा कि जब आप अपने काम पे निकलती हैं तो आप अपने आप को कितना महफूज समझती हैं?
देखिए महफूज तो घर की तरबियत से भी होते हैं कि आपको आपके घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं। मुझे मेरे बहन भाई, मेरे फादर, इन सब ने सपोर्ट किया है। तो ऐसा मैं हैरेसमेंट का, लेकिन हाँ, हैरेसमेंट जिन लोगों के साथ होती है उसके लिए मैं काम करती हूँ। कराची यूनिवर्सिटी का ये वाक़या आपने पहली दफ़ा नहीं देखा है, रिपोर्ट अब होने लगे हैं। वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, बहुत शुरू से हो रहे हैं, उस पर कभी कोई नोटिस नहीं लिया जाता था। असेंबली की तरफ से एक हैरेसमेंट कमेटी बनाई गई थी। पिछले दिनों भी हॉस्टल में लड़कियों को आके बाकायदा थ्रेट किया गया था। रात के 3 बजे हॉस्टल में उनके दरवाज़ों को पीटा गया था और जब लड़कियों ने बाहर आके तो उनकी आवाज़ों को बंद करा दिया जाता है। फिर टीचर्स और हमारे जो इंतज़ामिया होती है हम पर ये प्रेशर डालती, क्योंकि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें में ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मिडिल क्लास की भी आती हैं और फिर वो इस तरह से उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। हमें यहाँ इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा आने वाले वाक़यात को बेहतर तरीके से जो कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकें, जो लोग इसमें मुलव्विस हों, और ऐसे लोगों को रोका जा सके। जी ठीक है, तो ये थी कराची की सूरत हाल। मुल्तान में भी ख़वातीन का कहना है कि अगर पूरा एतमादी के साथ मर्दों से बात की जाए तो इस मसले का हल निकल सकता है। इस हवाले से मुल्तान की ख़वातीन के हाँ। क्या चैलेंजेस हैं, बेसिकली उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। है ना, हम लोग अगर हम वाकई इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को तो हम खुद को सेफ फील कर रहे हैं। ज़ाहिर हम किसी को नहीं जवाब दे रहे तो क्यों हद से बढ़ेगा, लिमिट क्रॉस कोई क्यों करेगा। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये भी एक बात हद तक ठीक है कि जब तक हमारे पास कोई फीमेल मतलब मेल नहीं होता हमारे साथ, तब तक जो है हम सेफ फील नहीं करते। एज ए फीमेल अगर आप ब्लंट रहें और अगर आप अपने काम से काम रखें तो मर्द बहुत ही एक कमज़ोर तबका है, वो आपकी दो अगर आपने ऊंची बोल दी है ना, उस पर भी वो उठ के 4 इंच दूर बैठेंगे। हम मुकम्मल अपने आप को सेफ फील करते हैं। जहाँ कहीं भी चलेंगे इंसान खुद अच्छा हो, कोई भी कुछ नहीं कहता किसी को। तो आज के दौर में ख़वातीन की बड़ी तादाद में बाज़ारों में शॉपिंग समेत मुख्तलिफ मकामात पर नौकरियाँ करती हुई नज़र आती हैं। हमारी ख़वातीन जो है मुख्तलिफ मकामात पर जॉब करती हुई नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन का रश नज़र आते हैं। और आज जो है ख़वातीन से जानते हैं कि वो जब अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो अपने आप को कितना महफूज समझती हैं। वैसे तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से जो है मेरे अंदर पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब मतलब बाज़ार आते जाते हैं अगर मतलब ज़्यादा अंधेरा वगैरह हो जाए, टाइम ज़्यादा हो जाए, तो फिर थोड़ा डर होता है कि मतलब कोई मिसहैप ना हो जाए हमारे साथ। जैसे कि हर मुल्क में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में काम कर रही हैं, हमें भी घर से निकलना चाहिए। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें भी घरों से निकलना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए और कोई खौफ कोई डर नहीं है। यहाँ पे हम इजीली काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुने और यही तमाम सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन मुख्तलिफ मुकामात पर जो होती हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो है अपने आप को जब हम महफूज समझ लें तो ये सब कुछ जो है माशरा किसी किस्म की कोई भी कहीं पे कोई कोताही नहीं कर सकता। हालात जो है जितने महंगाई जो है उसकी वजह से ख़वातीन को भी अपने मर्दों के साथ साथ जो है शाना बिशाना काम करने पर मजबूर नज़र आ रही हैं। वो मामला जिस पर सबकी नजरें हैं, वर्ल्ड कप 2023। वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें भारतीय शहर हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे आमने सामने होंगी। और कौमी टीम ने अपना पहला वार्म अप मैच में भी इसी स्टेडियम में खेला था और न्यूजीलैंड के खिलाफ 345 रन का दिफा ना कर सकी। ट्रिकी हो जाता है असल में, हमारे लड़कों ने बड़ी मुश्किल से किया था तो बोलने में भी थोड़ा सा वो लहक चहक जाता है बंदा। लेकिन 345 को जो अचीव किया था न्यूजीलैंड ने वो तो खैर 44 ओवर में कर लिया था। अब पता नहीं कल क्या होगा हमारे साथ। खैर कौमी क्रिकेट टीम के जो नायब कप्तान हैं शहरी और शादाब खान, वो ये कहते हैं कि कोशिश होगी कि एशिया कप वाली गलतियां वर्ल्ड कप में ना करें, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो पास जो है वो हिस्ट्री बन गया है। शादाब ये कह रहे हैं अब कल हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ज़रा 15 रुकनी स्क्वाड जल्दी से देखते हैं, फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है उनसे बात करेंगे। ओपनर्स में हमारे पास ऑप्शन है जी फ़खर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। फिर जो फुल टाइम बैटर्स हैं वो दो ही हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। फिर मिडल ऑर्डर में आ जाते हैं आपके पास सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद। और जो ऑलराउंडर्स हैं आपके जो ऑप्शंस हैं वो सलमान अली आगा हैं, शादाब भी ऑलराउंडर ही हैं, मोहम्मद नवाज़ भी ऑलराउंडर ही हैं और जूनियर भी ऑलराउंडर हैं। तो जो आपके फुल टाइम फास्ट बॉलर्स हैं वो हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और उसामा मीर हैं। अब इन 15 में से कल कौन से 11 हीरे जो हैं वो मैदान में उतरेंगे उन पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरने ज़रा जल्दी से भी आपको बताते हैं। 107 एक रोज़ा मैचेस में हम आमने सामने हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 69 मैचेस अपने नाम किए हैं और पाकिस्तान जो है वो 34 मैच जीत सका है, जबकि आलमी कप में
यानी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 10 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 6 में ऑस्ट्रेलिया और 4 जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं। तो ये 6-4 का रेशो है और हो जाएगा काम कल ख़राब। लेकिन दुआएं क्या करनी है, मेरा कल भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है, और ये सवाल लेके मैं जाऊंगा अपने पैनल के पास। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रायज़दान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और एक और ज़बरदस्त शख्सियत से आपका तारुफ करवाता हूँ। उसामा मंज हमारे साथ स्टूडियोज़ में। वर्ल्ड कप की अगर आपने ट्रांसमिशन देखनी है तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको PNN पे ये शक्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी। थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू सो मच रायज़दान साहब। और स्काइप पे भी अभी हमें कुछ देर बाद एक अच्छे जो गेस्ट है वो ज्वाइन करने वाली है, उनसे पूछेंगे। लेकिन कमिंग टू यू, दुआ किस तरह शुरू करनी है, क्या मांगना है, किसकी टांग बेहतर हो जाए, किसकी कमर बेहतर हो जाए, कौन खेले कौन ना खेले? देखिए वार्म अप मैच है तो दुआएं ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाद में भी ना नहीं यही करना है? नहीं, वार्म अप मैच में आपको दुआएं करने की ज़रूरत है नहीं इस तरह से, बिकॉज वार्म अप मैच का एक तो रिकॉर्ड नहीं होता और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और हिस्टोरिकली हमने जब वार्म अप मैचेस में अच्छा किया, हमने मेन टूर्नामेंट में बहुत बुरा किया। 2007 इज़ एन एग्जाम्पल कि हमने प्रॉब्ली 7 विकेटों से या 3 विकेटों से बड़े अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका को वार्म अप मैच हरा दिया था, लेकिन फिर मेन टूर्नामेंट में हम पहले ही 2 मैचेस में बाहर हो गए थे। आयरलैंड ने हमारे साथ जो किया, उसके बाद हमारे कोच भी मरहूम हो गए। 92 में हम अपने वार्म अप मैचेस हारे थे, हम वर्ल्ड कप जीते। लास्ट टाइम हम अफगानिस्तान से वार्म अप मैच हार गए थे और एंड पे हम 1 पॉइंट से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो वार्म अप मैचेस को इसीलिए वार्म अप रखा जाता है। वो सिर्फ खिलाड़ियों का वार्म अप नहीं होता, वो ग्राउंड का भी वार्म अप होता है, वो ब्रॉडकास्टर्स का भी वार्म अप होता है। बिकॉज वार्म अप मैच में हमने देखा था कि इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, तमाम कैमरेज टेस्ट हो रहे थे, उस तरह से होता है। और इसमें 11 की पाबंदी भी नहीं होती है, 15 खिलाड़ी भी खिला सकते हैं। लाइक अगर आपके 8 बॉलर्स हैं तो वो 8 के 8 ग्राउंड में उतर सकते हैं। अगर 9 बैट्समैन है तो 9 के 9 बारी ले सकते हैं। हाथ पाँव सीधे करवा रहे हैं, इसीलिए हमने 350 किया और उन्होंने भी कर लिया और बड़ा जल्दी कर लिया। अब मैं ये सवाल एक बार पूछता हूँ, मैं मन साहब से भी पूछ लेता हूँ कि 345 हमारा तो बेस्ट था ना। देखिए हमने पूरे 50 ओवर लगा के जान मार के, क्या मतलब हमसे कोई कमी रह गई थी जो उन्होंने 44 ओवर में? कंसर्न्स हैं जी, बहुत कंसर्न्स हैं। अजलान भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, है तो ये वार्म अप मैच, लेकिन हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा खेल रहा है। मिडल ऑर्डर में हमें शदीद मसले हैं, स्पिन बॉलिंग में हमें शदीद मसले हैं। तो यही वो वार्म अप मैचेस है जिनमें आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा है कि स्पिन अटैक हमारा एशिया कप में भी नहीं चला, उसके बाद से अभी तक वर्ल्ड कप में भी नहीं चल रहा। तो कंसर्न्स हैं, जहाँ भी टीम के पास स्ट्रेंथ है, नंबर 2 ODI टीम है, कप्तान हमारे बाबर आजम वो भी टॉप 3 रैंकिंग में है, लेकिन मेन मसला जो है वो हमारी स्पिन बॉलिंग है और पावर हिटर्स का हमें थोड़ा सा इशू है। स्पिन बॉलिंग की जो हमारी, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो हमारे से हम सिर्फ नेदरलैंड से बेहतर हैं, जो वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम है। तो सिर्फ आखिरी नहीं है, तो सेकंड लास्ट है, वही बात होगी। लेकिन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को कल बड़ा सीरियसली खेलना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत ज़रूरी है ये मैच जीतने के लिए। है तो ये वार्म अप मैच, लेकिन अगर इसी तरह 2 मैच हार किए जाते हैं वर्ल्ड कप में तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसामा, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा सीरियसली खेलना पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेटजी और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जीतने के लिए? प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी चाहिए। बैट्समैन का इशू है, फ़खर जमान हमने देखा है फॉर्म में नहीं है। अगर फ़खर नहीं खेल रहा तो आप किसी और लड़के को खिला लें। अब्दुल्ला शफीक इज़ अनदर ऑप्शन, पिछले मैच पे उन्होंने ओपन किया। इसी तरह आपके पास और मिडिल ऑर्डर में भी 2-3 चॉइसेस हैं, आपके पास फास्ट बॉलिंग में भी 2-3 चॉइसेस हैं। आपकी प्लेइंग 11 क्या खेलेगी? विनिंग टीम बाबर को आइडेंटिफाई करनी होगी, कौन से 11 लड़के हैं जो मैच जिता सकेंगे। तो कह रहे थे सबसे बेस्ट टीम वो लेके गए, और मतलब तारीख में पहला ऐसा कप्तान है जो इतना साउंड और इतना उसकी बोर्ड भी सुन रहा है, अपनी मर्जी का एक प्लेयर लेके गया। अब उसमें से 11 चुनना तो मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉन्फिडेंस को बैक करने के लिए परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। मैं राय साहब से पूछता हूं कि 15 में से फिर वो प्यारे 11 निकालना भी देखिए बयान देने में और उस बयान में आपकी कन्विक्शन नज़र आने में थोड़ा फ़र्क होता है, जो कि मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फील हुआ कि वो जो बात कर रहे थे वो उस बात में कन्विक्शन साउंड नहीं कर रही थी। मतलब वो कह रहे थे बट वो सुनाई नहीं दे रहा था। फ़खर ज़मान का आउट ऑफ फॉर्म होना इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज फ़खर ज़मान एक वो खिलाड़ी जिसने, अगर हम जब वनडे में नंबर 1 हुए थे तो उसकी 3 सेंचुरियाँ थी उसमें। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल, लेकिन उसका वो भी है कि वो एक बड़ा इम्पैक्ट और एक्स फैक्टर प्लेयर है कि वो कंसिस्टेंटली नहीं चलते। अगर शादाब ने भी कहा था, लेकिन जिस दिन चलते हैं फिर उस दिन वो चल जाते हैं, उस दिन वो फिर चल जाते हैं। सो अगर फ़खर ज़मान नए बॉल के साथ ओपन में स्ट्रगल कर रहा है और हमें हार्ड हिटर की लोअर ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम फ़खर को पुराना गेंद फंडने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो काम गिलक्रिस्ट से टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया करता था कि उसको 6ठे नंबर पर भेजते थे कि अगर नया गेंद है तो मार मार के पुराना करना है, अगर पुराना है तो फिर गंडासा निकाल लेना है। सो उस तरीके से अगर फ़खर ज़मान को इस्तेमाल किया जा सकता है। 35वें ओवर में उनकी अगर बैटिंग आती है, जब गेंद खासा पुराना हो चुका होता है, स्विंग का उस किस्म का मसला नहीं होगा, तो उस वक्त अगर वो पुराने गेंद पर चार्ज कर सकते हैं तो इट कैन बी। इसमें भी तो फिर 2 सूरतें हैं ना, कि अगर आपने 35वें ओवर पे या 30 ऑनवर्ड पे फ़खर ज़मान को यूटिलाइज करना है तो ये दो रास्ते हैं। या तो फ़खर ज़मान का आपको नंबर रखना पड़ेगा 7वां 8वां, क्योंकि ये नेवर नो आपकी टीम इतनी जल्दी वापस चली जाए। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 2 आके लड़के आपके फंस जाते हैं,
वो फिर बाकियों को तो मौका ही नहीं देते। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, फ़खर जमान का ऑर्डर चेंज करना बड़ा जरूरी है। नंबर 5 से 7 बैट्समैन जो हमारे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर, इनकी सबसे बुरी एवरेज है, 27 रन की मेरे ख्याल है इनकी एवरेज है। तो फ़खर जमान का ऑर्डर चेंज करने से हो सकता है वो चल जाए आके, मैच विनिंग प्लेयर है, एक इनिंग में चलेगा और वो पूरा मैच ले जाता है। तो इस तरह के कम प्लेयर्स होते हैं, तो फ़खर का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। तो आप इसमें ये सजेस्ट करते हैं कि अगर फ़खर को आप नीचे लो तो ऊपर अब्दुल्ला और इमाम ही रहें या बाबर या रिजवान में से? अब्दुल्ला और इमाम को ही कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद बाबर आए और उसके बाद कंटिन्यू ये करें, फ़खर को ये थोड़ा सा नीचे लेके आए, 5 से 7 के बीच में कहीं फ़खर को फिक्स कर दें, पुराना बॉल उससे खिलाएं। और क्योंकि ये हम ओडीआई बड़ी देर के बाद खेल रहे हैं, ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट, तो वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उन मिडिल ओवर्स के लिए फ़खर का 10-15 ओवर भी क्रीज पे खड़ा होना पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे मंच कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में हमारे ओडीआई जो है वो लिमिटेड हो गए, टी20 इतना कमर्शलाइज हो गया, टी20 इतना फ्रीक्वेंट है कि वो एक टेम्परामेंट का भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आ रहा है इशू? बिल्कुल इशू है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। अगर ऑस्ट्रेलिया 300 कर रहा है तो वो 325 खा भी रहा है, वो अगर 350 कर रहा है तो 350 के आसपास खा भी रहा है। यही मसला इंग्लैंड के साथ भी है, यही मसला न्यूजीलैंड के साथ भी है। वनडे में अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, जो मैं थ्रू आउट एशिया कप कहता रहा हूँ, वनडे मिडिल ओवर्स में जीता जाता है और हर टीम मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर रही है। हम मिडिल ओवर्स में प्रॉब्लम ये है कि बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक मिडिल ओवर्स में हमारे पास जो स्पिन ऑप्शंस हैं, हम उसको समटाइम्स इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि वो या तो इफेक्टिव नहीं रहते, और जो कि हमारे स्पिनर्स उस तरह से इफेक्टिव रहे भी नहीं ड्यूरिंग द एशिया कप। और हमारे पास मिडिल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। अब हसन अली के आने से एक उम्मीद ये है कि हसन अली को अगर मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करें, बिकॉज जो हसन अली का प्राइम रहा है ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स, वो एज ए मिडिल ओवर बॉलर रहा है वनडे में भी। ड्यूरिंग द बॉलिंग कोचिंग ऑफ वकार यूनुस भी जब उनकी कम बैक हुई थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम बैक हुई थी, तो वो मिडिल ओवर्स में ही कारआमद हो रहे थे हसन अली। सो वो एक ऑप्शन हो सकती है, बट देन प्रॉब्लम ये होगी क्या हम हारिस रऊफ से नया बॉल कराने का रिस्क लेंगे? हारिस भी वहीं सूट करते हैं, हारिस भी मिडिल ओवर में सूट करते हैं, लेट ओवर्स में जूनियर ही रहेगा, ज़्यादा विकेट्स लेते हैं लेट ओवर्स में। सो अब यहाँ पे देखना होगा कि, और दूसरा यहाँ पे फिर हसन अली का रोल आता है कि बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस टीम ही नीड्स टू स्टेप अप, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉलिंग अटैक का लीडर ऑफ द पैक कौन है, तो हमारी नज़र शाहीन अफरीदी पे जाती है, लेकिन सबसे सीनियर बॉलर तो हमारा हसन अली है। सो वाई नॉट वो, और ऐसे ही मौके होते हैं कि जब एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2015 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहम्मद इरफान विल बी द लीडर ऑफ द पैक, बट वहाब रियाज इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ द पैक। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर मैच में परफॉर्म किया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाला स्पेल नहीं, हर मैच में परफॉर्म किया। हाँ। अच्छा अज़लान, इसमें एक ये भी सवाल है ना कि देखिए हमारी टीम में जितने भी खिलाड़ी ना सारे यंग प्लेयर्स हैं और इससे पहले इंडिया में कभी खेला भी नहीं है, तो इसका कितना प्रेशर होगा? देखिए उसका प्रेशर तो होगा, और हमारा इंडिया के साथ जो एक रेशो ख़राब हुआ है ना, वो तभी हुआ है जब हमने खेलना कम किया है। 2006-7 में हमने लास्ट टाइम इंडिया टूर किया 7 में, और उसके बाद 2011-12 में हमने एक लिमिटेड ओवर सीरीज़ खेली थी, और उसके दरमियान हमारी कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं रही। यही वो टाइम था कि जब इंडिया एज ए कंट्री, एज एन इकोनॉमी और एज ए क्रिकेट नेशन भी बहुत बूम कर गया बिकॉज ऑफ द IPL। और हमारे यहाँ वो 2009 वाला इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे क्रिकेट हुई नहीं, और हम काफी पीछे लगे। चलें, इस्मा असलम ने भी मैं ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम यहाँ पे राय अज़लान और उसामा मंच के साथ बैठे हैं, और सारी मैंने तो शुरू ये किया था कि दुआ क्या मांगनी है और किस तरह से लेके चलना है अपनी टीम को, लेकिन ये बॉयज़ दोनों होपफुल हैं। आप भी इतनी होपफुल हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, वार्म अप मैचेस हैं, क्या हो जाता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा? इस्मा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, हम ट्राई करते हैं कि इस्मा हमें किसी तरह सुन लें, देखते हैं। लेकिन खैर मान साहब आपकी तरफ आते हुए, अब ये जिस तरह से बात हो रही है कि हसन को जो है वो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, हसन को चार्ज लेना चाहिए। जी, हमने अपनी उम्मीदें शाहीन से बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। फर्स्ट ओवर विकेट्स जो हैं, जो कि अब एक शाहीन के लिए उनका एक ट्रेंड बन गया है कि वो पहले ओवर में आते हैं, विकेट लेते हैं, तो हमारी ज़्यादातर होप्स होती हैं कि वो पहले ओवर में आएंगे या दूसरे में या तीसरे में। वो टॉप एक चीज़ है कि आपके पास हसन है, हसन जिस तरह से राजलान साहब ने कहा कि वो उसकी जगह नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो उस जगह पे ओवर करवा रहा है। फिर इसी तरह हारिस भी ओपन नहीं कर सकता, उसकी भी जगह जो है मिडल ओवर्स में बनती है। तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या था, मतलब जिसको आपने नहीं किया उसको आपने कहीं रिजर्व में तो नहीं डाल के? देखिए जी, 3 प्राइम बॉलर्स के साथ तो आपको जाना पड़ेगा, वो आपके पास हैं शाहीन, हारिस और हसन। अब हसन आप इनको यूज़ कहाँ करेंगे, ये बाबर को देखना होगा। हारिस से तो मेरा नहीं ख्याल ही ओवर शुरू में करवाएंगे, हारिस को उसी जगह बॉलिंग करनी चाहिए जहाँ वो कर रहा है। फिर बात आ जाती है पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग की, वहाँ पे इनको विकेट्स लेनी होगी। अगर ये वहाँ नहीं लेंगे, वो सारा प्रेशर स्पिनर्स पे आ जाता है।
और कैप्टन का जो डिसीजन है बॉलिंग चेंजेस कौन से होने चाहिए उसमें थोड़ी ना एग्रेसिवनेस नहीं आ रही बाबर को एग्रेसिव होना पड़ेगा। स्पिनर्स को हमने देखा अजदान ने बात की कि वो 10-10 ओवर फिर 20-20 ओवर लगता तो ये बाबर का प्लान तो बाहर ये लगता है कि वो जो मैच शुरू होने से पहले कॉपी पे लिखते हैं ना चीजें, वो उसी को लेके चलते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ नया नहीं करना, और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। प्रेशर भी तो बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि अपनी मर्जी की उन्होंने टीम ली है और उसके जिम्मेदार फिर वो खुद होंगे। बट फिर अगर आप जिम्मेदार खुद हैं तो फिर आपको उन खिलाड़ियों से काम भी तो निकलवाना है। फिर तो वो खिलाड़ी जो है वो आपके आंख के इशारे पे चलने चाहिए। एक चीज़ जो की जा सकती है, जो भी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हमें नए बॉल के बॉलर का प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाई नॉट यूज नवाज एज अ न्यू बॉलर और मिडिल ओवर्स में आप हारिस और हसन को इस्तेमाल कर लें। शोएब मलिक के साथ जो आप कभी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए या हफीज़ भाई यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स विद और दूसरा हमारे साथ जो एक ट्रेजेडी कह लें वो ये है कि 2011 में जब हम इंडिया में या इन सब कॉन्टिनेंट में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हमारी टीम में प्लेइंग 11 के 3 मेन स्पिनर्स थे और बैकअप में अब्दुल रहमान मौजूद थे, हफीज़, सईद अजमल और शाहिद आफरीदी। अब नहीं, हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। शादाब इज़ गुड बट शादाब हैज़ बीन वेरी क्या सकेंगे कि वो स्टिंगलेस रहा इन फील्डिंग ऑलराउंडर टाइप कुछ कोई चीज़ बनी है, कुछ नहीं आई है ये। अगर ऐसा ही है तो फिर व्हाई नॉट यूज हिम एज योर 6th बॉलर एंड मेन बैटर और एक किसी और स्पिनर को चांस दे दिया जाए। हमने उसामा मीर को ट्राई नहीं किया। उसको हाइट का एडवांटेज भी मिल सकता है कि वो इन विकेटों पे थोड़ा सा क्या से कहते हैं बाउंस ले ले। और अगर हम वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कंसिडर कर रहे हैं तो रिसेंट बैटिंग फॉर्म को देखते हुए हम उसामा को भी बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। एक चीज़ और भी है ना कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं या ओवरऑल उनका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर आईपीएल की वजह से ज़्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार इस तरह से हैं कि दे मार 4.5। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पे आपने फिर ये भी बैलेंस रखना है कि यार हमने एक अच्छी ऐसा बैटिंग लाइनअप भी ऐसा रखना है कि कोई अराउंड कोई 400 को एम करे तो 345 पे गिर जाए। बात आपने ठीक की है, ये विकेट्स ऐसी हैं कि अगर आपने 350 स्कोर किया तो आपको पड़ भी जाएगा। 44 में कर गए ना, तो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स हैं, फट्टा जिनको हम कहते हैं उन्होंने बनाए हुए। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम पुणे की विकेट वहाँ थोड़ी बॉल स्विंग होती है, वहाँ अगर किसी टीम ने फास्ट बॉलर खिलाना हुआ तो होगा। हमारा वहाँ मैच नहीं है, हमारे मैच है सारे इन फट्टा विकेटों पे। उसके लिए हमारे जो बैट्समैन है इनको फट्टा ही है और मे बी चेन्नई जहाँ पे बॉल थोड़ा श्रीलंका जैसी कंडीशंस होंगी। बॉलर्स को चाहिए कि वो शुरू में आके विकेट्स लें, बैट्समैन को चाहिए वो अच्छा स्टार्ट दें, मिडिल ओवर अच्छा खेलें और मेन चीज़ जिस पे हमारा अभी तक फोकस नहीं रहा वो फील्डिंग है। आपने 2011 वर्ल्ड कप की बात की, सेमीफाइनल हम शायद प्रॉब्ली फील्डिंग की वजह से ही हारे थे। वो जो 5 कैच हमने सचिन के छोड़े, 4 सब आप समझ के छोड़े। फील्डिंग जो है वो हमें इंप्रूव करनी होगी। हमने अभी तक जिस तरह की इनकी फील्डिंग एशिया कप में और ये वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ देखी, इस फील्डिंग के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। 50 ओवर हैं, 50 ओवर में बॉल बहुत आता है फील्डर्स के पास, तो फील्ड प्लेसिंग अच्छी और फील्डर्स अच्छे। शादाब की बेस्ट फील्डिंग हमें चाहिए और बाकी सारे बॉयज़ की भी फील्डिंग जो है वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। नहीं, फील्डिंग का भी वही टेम्परामेंट का मसला है। 20 ओवर तक तो हमने अपने अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी जो प्लेइंग 11 होती है उसमें कोई एक ऐसा खिलाड़ी नहीं होता कि जो कैप्टन के लिए इस चीज़ की स्ट्रगल हो गया इसको मैंने छुपाना की तरह। फील्डर सारे अच्छे हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। क्या चक्कर है, मतलब कोई तवीज़ तो नहीं गेंद निकल जाती। अब अच्छा ये निकलेगा खैर क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं मैचेस तो वो अचानक से पुरानी तस्वीरें आ जाएंगी कि विकेट खोद दी, पिच खोद दी। देखिए जब प्रेशर होता है तो आप उस वक्त स्ट्रगल करते हैं। देन अच्छा एक और चीज़ ये है कि हमारा जो एशिया कप अच्छा नहीं रहा वो हमारा बेंचमार्क बना हुआ है। वो एक टूर्नामेंट था, गुजर गया, डिफरेंट और बड़ी मुश्किल कंडीशंस थी। हमारा मुसीबत ये हुई कि हम वार्म अप मैच भी हार गए। अगर हम उसमें थोड़ा सा परफॉर्म देखें, उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि हमने हमारी बैटिंग ने क्लिक किया। जो हमने 300-350 के करीब स्कोर किया वो क्लिक किया। हाँ, कंसर्न वही है कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं, वो फिर वही वाला मसला है, एक चीज़ चलेगी दूसरी चलेगी, फायदा क्या होगा हमारा। हम एट दी मतलब लेमैन लैंग्वेज में तो यही हो रहा है ना। जरा इस्मा असलम से बात करते हैं। इस्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? पहले भी मेरा सवाल जाया गया। अच्छा, खैर अब चक्कर ये है कि बॉलर जो है वो परफॉर्म कर रहे थे तो हम मैचेस जीत रहे थे और बैट्समैन जो थे, बैटर्स जो थे उनकी गलतियां जो उन पर पर्दा पड़ रहा था। अब बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो बॉलर्स जो हैं वो हमें चले एक वार्म अप मैच था लेकिन करना क्या है, किस तरह से होगा, कल का क्या तरतीब रखें, किसको सपोर्ट करें? चलें कल मुझे लगता है अभी जीत हार हमें क्योंकि वार्म अप मैचेस होती इसलिए हैं कि आप कंडीशन से थोड़ा जो है उसको पता चला लें किस तरह की है। पाकिस्तान के लिए आई थिंक फायदा ये भी है कि आपको पहले 4 मैचेस होते, एक तो आपने खेल लिया, आप 3 और आपको एक वार्म अप मैच खेलना है, फिर नेदरलैंड्स के श्रीलंका, आपको हैदराबाद नहीं खेलना। तो आई थिंक फिर अभी कल जो है वो अपने आप प्लेयर्स को ही ट्राई करें। जो आपने जो लास्ट किया, आपने अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन किया, मुझे लगता है कल फखर के साथ जाना चाहिए। आप अपने रिजर्व्स को भी खिला सकते हैं।
तो आप खिलाएं सबको, चांस दें, और जो बुरा हो चुका है उससे बुरा क्या ही हो सकता है। जैसे आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि आपका जो एशिया कप है वो अच्छा नहीं गया, तो जाहिर है मोमेंटम हम सुनते हैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मोमेंटम आना जरूरी है। हमारा जो है कल का वार्म अप अगर अच्छा जाएगा, उसके बाद अगर हम नीदरलैंड्स के अगेंस्ट अच्छा जीत जाते हैं तो एक मोमेंटम बन जाएगा। और जो सब लोग बात कर रहे हैं कि बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है, फील्डिंग भी नहीं हो रही है, शायद लोग कम बात कर रहे हैं, बट हमने देखे तो फील्डिंग भी नहीं हो पा रही है। और वो जब इतना खराब हो रहा होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ होता है टीम का। तो आई थिंक 1-2 जीत मिलने की जो है वो देर है, जैसी जीत मिलेगी तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। यही लड़के जो अच्छा करते आए हैं ये अच्छा करेंगे। चलें, 1-2 जीत का मसला है, फिर हम अपनी जीत के बाद 2-3 हार के बाद फिर दूसरों की जीत से भी उम्मीद लगा लेते हैं ना अजलान सर। वो जीतेगा, वो हारेगा और वो बाहर होगा और वहाँ बारिश होगी और उसके घर पे कोई फौतगी हो जाएगी तो हम सेमीफाइनल। देखिए, हम माशरती लिहाज से शायद इंक्लूसिव ना हो, बट क्रिकेट के मामले में बहुत इंक्लूसिव हैं। हम हर एक को इन्वॉल्व करते हैं कि हम फलाना ये कर ले, फलाना वो कर ले, फलाने के यहाँ ये हो जाए, फलाने को हैजा हो जाए, फलाना भाग जाए, मर जाए, तो फिर हमारा कुछ क्रिकेट टीम खत्म कर दें। 9 मैच हमने खेलने हैं, 7 मैचेस अगर हमें डायरेक्ट फाइनल में लास्ट 4 में ले जाएंगे, 6 मैच भी अगर हम जीत जाएं तो हम मेरे ख्याल है फाइनल 4 में आ जाएंगे। लेकिन आप वाली बात, अगर हम वही 4-5 मैच जीतते हैं तो फिर ये बात इस तरह आ जाएगी कौन किससे जीतेगा, कहाँ बारिश होगी। तो आई थिंक ये सिचुएशन पाकिस्तान को अवॉइड करनी चाहिए। गो फॉर 6 मैचेस विन। अपने कमज़ोर मैच जो हैं वो तो बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करें ताकि रन रेट इनका बेहतर हो, और जो तगड़ी टीम है उनके साथ तगड़ा मुकाबला करें। अच्छा, इसमें जो हम बार बार बात करें, इसमें से इसको शुरू करते हैं, फिर मैं आप तीनों की तरफ, दोनों की तरफ भी लेके आता हूँ कि वार्म अप मैचेस हैं तो चलें इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड से पिट रहे हैं, इवन दो वार्म अप है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया आपकी पिटाई कर जाता है लेट्स से, तो एट द एंड ऑफ द डे आप फिर रात में सोचते तो होंगे ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, बड़े लड़के क्यों मार रहे हैं हमें। बात तो आपकी सही है, सोचेंगे तो जैसे रिजवान ने भी पिछले मैच में जब वो मैच के बाद आए थे बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि हमने फील्डिंग बहुत खराब की, और बात सही है, फील्डिंग बहुत खराब की थी। और जैसे मैंने पहले बात की कि मोमेंटम बड़ा जरूरी है, तो मोमेंटम अभी तक टीम पाकिस्तान को नहीं मिला। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप बहुत ही बुरी तरह पिट गए। आपके बॉलर्स, आपकी जो बात करते हैं, शाहीन तो खैर थी वो बॉल कर नहीं रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ कुछ कर नहीं पाए। जब आपके मेन बॉलर्स कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सोचते तो हैं, रात को जाके सोचेंगे भी, और मुझे लगता है अब सोचना बनता भी है। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक मैच है वार्म अप, आपको उसी में अच्छा करना है और आपको करने की जरूरत है। उसके बाद नीदरलैंड, इनफैक्ट मैं देख रही थी ESPN क्रिकेट ने एक चीज उसकी वेबसाइट में देख रही थी कि जो मैच टू लुक आउट फॉर, उसमें एक पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच था। तो इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस तरह से वर्ल्ड कप में छोटी टीम से हार जाते हैं, जो लो रैंक में होती हैं, छोटी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जाहिर है जो उतनी क्रिकेट नहीं खेलते हैं आप उनसे भी तो हार जाते हैं, तो फिर बातें तो होती हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लग रहा है कि हमारी टीम नीदरलैंड्स के अगेंस्ट वो ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पाकिस्तान से भी खेलना है। तो आप 6 मैच आपकी जो 6 मैचेस हैं वो अच्छा करना है उसमें। मैं इसमें आपकी इस बात को जो है ना वो देखें, हमारे पास जो राय अजलान और सामा मनसा बैठे हैं वो कह रहे हैं भाई बात इसमें सही कर रही है, क्योंकि यू नेवर नो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ जो हुआ है, हमारे भी पैंटा पुंटा लगा के चले गए। इनसे एक सीरीज भी खेलने गए थे नीदरलैंड से, वहाँ पे भी ये 3 मैचेस हमने इनसे ODI खेले थे, ये बड़ा क्लोज आ गए थे 2 मैचेस में। तो नीदरलैंड की टीम अच्छी है, ऑन देयर डे शायद अपसेट कर दें, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम नीदरलैंड को फेवरेट कर दें। चांस होगा कहीं ना कहीं उनके पास, अपसेट शायद कर दें, वो विकेट्स निकाल लेंगे, हो सकता है अच्छी बॉलर 1-2 अच्छी बॉलिंग भी कर दें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हारने पे आ जाए ब्राजील से, हम तो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। हमने आयरलैंड से हारा हुआ है, जिम्बाब्वे से यहाँ पे होम टेस्ट हारा हुआ है हमने। सो वो एक एलिमेंट है, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच से पहले हमें अगेन आई डोंट नो कितना को एडवांटेज होगा। ऑस्ट्रेलिया अब रिसेंटली वाइट वॉश अवॉइड किया, उन्होंने आखिरी मैच जीत के, उससे पहले वो हारते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक की हुई है, उन्होंने अपने खिलाड़ी चेक किए हैं, उनको पता है कौन सा खिलाड़ी कहाँ किस तरह से करना है। हमारे केस में ये है कि हम 2 साल से इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलते आ रहे हैं। हमने नेपाल से भी खेला तो इसी टीम के साथ खेला, अफगानिस्तान के साथ भी वनडे खेला, इसी टीम के साथ खेला। इसी तरह खेल के हम लोग नंबर 1 बन गए, और इस दौरान हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ अपनी जगह नहीं छोड़ते। जल्दी से हम इसको रैप करें, कल के लिए आपका प्लेइंग 11 और आप क्या समझते हैं, टॉस जीत के हमें क्या स्कोर सेट करना चाहिए, लेट्स से अगर हम पहले बैट कर रहे हैं। अगेन गो फॉर 350, उससे कम पे तो बात नहीं होगी। बाकी आई थिंक 11 नहीं, इनको 15 को ही ट्राई करना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्लेइंग 11 और 350 आई थिंक फखर को खेलना चाहिए कल, क्योंकि एक छोटी टीम है, चांस लेना चाहिए आगे वर्ल्ड कप में। जैसे मैंने पहले कहा ये मैच विनर हैं तो एक मैच भी लेके जा सकते हैं। नवाज और उसामा मीर के बीच में मुझे है थोड़ा सा कि अगर नवाज की परफॉर्मेंस नहीं आई तो उसामा मीर को टेस्ट करना चाहिए। इसमा स्कोर और प्लेइंग 11 जल्दी से आई थिंक 350 प्लस और प्लेइंग 11 तो होगी नहीं, 15 के साथ जाएंगे, सब लोगों को खेलना चाहिए। जाहिर है वार्म अप मैच है तो आप क्यों 11 को खिलाएं, या सबको खिलाएं। और
अगेन मैं कहना चाहूँगी फ़खर को जरूर फ़खर को ज़रूर खिलाएं। 2 वोट फ़खर के हक में आ गए हैं। 350 एक स्कोर है जिस पे सबका इत्तेफाक है। थैंक यू राइज़लान, थैंक यू सामा, थैंक यू इस्मा, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के वक्त का। और जी कल के मैच से हमारी तवक्कुआत, ऑल्दो ये बॉयज़ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे या कुछ स्ट्रगल्स रहती हैं, लेकिन बॉयज़ हैं यार, कोई बात नहीं, हमारी बॉयज़ हैं, हम सपोर्ट करते रहेंगे। इनके लिए दुआएं भी हैं और इनके लिए इंशाल्लाह दवा दारू का भी एहतमाम करेंगे अगर इनको ज़रूरत पड़ी। लेकिन बुनियादी तौर पर हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खेलने क्रिकेट जाते हैं तो क्रिकेट ही खेलें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।